हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं जय प्रजापति, चैनल गोल्डन यंग माइंड, और आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 केमिस्ट्री का सेकंड पार्ट, जो चैप्टर अपना फर्स्ट है। तो ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए कि पहले चैप्टर में आपको मैंने बिल्कुल बेसिक से चीज़ें बता दी थी। अब आप इन चीज़ों को समझने के लिए परिपक्व हो चुके हैं। तो सबसे पहले मैं आपको रासायनिक संयुग के नियम के बारे में थोड़ा बताऊंगा, फिर इनके नियमों पर आ जाते हैं। तो देखिए, जैसे नाम से ही पता चल रहा है रासायनिक संयोग के नियम। तो रासायनिक मतलब केमिकल और संयोग मतलब जुड़ने के लिए। तो क्या कहा जा सकता है कि जैसे कोई भी चीज़ है, हमें जब किन्हीं दो चीज़ों को जोड़ना होता है तो भाई कोई ना कोई नियम तो अप्लाई करने होते हैं कि नहीं होने। जैसे ये क्या बना है, कैप बना है और ये मार्कर बना, तो जब इनको कुछ ऐसा किया गया तो इनका जो डाया है वो ध्यान में रखा गया कि भाई कैसा होना चाहिए, तभी तो ये इसके अंदर फिट हो पाएगा, और बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखा गया। तो सेम इसी प्रकार से जब हम लोग कोई तत्व बनाते हैं, यौगिक, परमाणु, अणु, आयन बनाते हैं, तो भाई उनकी भी कॉम्बिनेशन जब करते हैं तो कुछ नियमों को ध्यान रखना पड़ता है। अगर ध्यान ना रखें तो सही प्रकार का यौगिक ना बन पाएगा। तो इन्हीं ध्यान को रखने के लिए और कुछ नियम भी फॉलो करें। भाई ध्यान रखने से क्या होगा, नियम भी तो फॉलो करना पड़ेगा। तो अपन लोग बोल सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया, क्या बोल सकते हैं, रासायनिक अभिक्रिया करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ नियमों का पालन करते हैं। किनका पालन करते हैं? नियमों का पालन। तो रासायनिक अभिक्रियाओं को पूर्ण करने के लिए जिन नियमों का पालन किया जाता है उन्हीं को हम कहते हैं रासायनिक संयोग के नियम। बताइए, कोई दिक्कत यहां तक? हम क्या कह रहे हैं कि रासायनिक अभिक्रियाओं को पूर्ण करने के लिए जिन नियमों का पालन किया जाता है उन्हीं को हम क्या कहते हैं? रासायनिक संयोग के नियम। तो इसी क्रम में सबसे पहले आ जाता है अपना द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो देखिए, नाम से ही पता चल रहा है द्रव्यमान संरक्षण का। अभी तक हम लोग 9th 10th में क्या पढ़े थे? ऊर्जा संरक्षण का नियम, कि ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता, ना तो उत्पन्न किया जा सकता, केवल एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो ठीक उसी प्रकार ऊर्जा की जगह हम किनको रिप्लेस करना है? द्रव्यमान को। भाई जब रिप्लेस कर देंगे तो चीजें क्लियर होके आएंगी और बहुत अच्छे से भी होने वाली हैं। तो इसी को समझने के लिए पहले मैं थोड़ा केमिस्ट्री के आधार पे बताऊंगा, फिर इसकी सीधी डेफिनेशन। देखिए, जैसे अपन लोगों ने कोई भी दो चीजें ली, जैसे सपोज एग्जांपल CO प्लस के O2, और जब ये बनेगा तो क्या हो जाएगा? CO2। यही है कि नहीं? तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? अभिकारक। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? अभिकारक। और जो बनने वाला पदार्थ होता है उसको कहते हैं भाई उत्पाद। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक और बनने वाले पदार्थ को उत्पाद। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ का द्रव्यमान और बनने वाले उत्पाद का द्रव्यमान कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अगर सेम हो गया तो भाई ये कौन से नियम को फॉलो कर रहे हैं? द्रव्यमान संरक्षण के नियम को। यही कहते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक का द्रव्यमान, बनने वाले उत्पाद का द्रव्यमान सदैव समान रहता है। इसको मैथमेटिकली हम प्रूव भी कर लेते हैं। भाई कार्बन परमाणु क्रमांक 6, भार कितना हो जाएगा? 12, प्लस ऑक्सीजन का कितना? 8 दूनी 16 दूनी 32। निकालो यहाँ पे भाई, तो कितना हो जाएगा? 12 प्लस के 32। ऐड करो इन दोनों को, 4 हो गए, और 3 1 4 हो गए। और यहाँ पे देखा जाए तो ये भी कुछ इसी प्रकार सवाल है। तो देखिए दोनों बराबर है। अब आप कहोगे सरल सा एग्जाम्पल ले लिया, बड़ा ले लो भाई। जैसे CaO CO3 और बना क्या अपना? CaCO3, मतलब हमने CaO प्लस का CO2, हमने CaCO3 ले लिया, कैल्शियम कार्बोनेट लिया, जब इसको गर्म किया तो CO कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बन गया है। अब इसको माध्यम से भाई करने की कोशिश करते हैं, गलत ना होना चाहिए तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कैल्शियम 20 कितना हो जाएगा? 40, प्लस कार्बन का 12, और यहाँ पे 16 32 16 थी 48। यहाँ पे कुछ ऐसा कीजिए कि 40 प्लस के 16 प्लस के 12 प्लस के 32 ऐड कर लो सबको, 100 आ जाएगा। इन सबको ऐड कर लो, 100 आ गया। अर्थात हम कह सकते हैं कि अब आप लोग करके देखना है तो किसी भी यौगिक को ले लें, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को ले ले, तो जो इस साइड का पार्ट होगा बोले तो अभिकारक, और बनने वाला जो पदार्थ होगा उत्पाद, दोनों का द्रव्यमान कैसे रहेगा? सेम रहेगा, जिसको अपन लोग क्या कह सकते हैं? रासायनिक संयोग द्रव्यमान संरक्षण का नियम। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत? अब ये तो इतना हो गया। और दूसरा नियम अपन लोग इसी को किस तरीके से बोल सकते हैं कि वर्णन कर सकते हैं? तो भाई कैसा होगा कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, ये तो हो गया कि नहीं हो गया?
जो द्रव्यमान है, क्या है, द्रव्यमान। तो द्रव्यमान को ना तो क्या किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता, ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, और देखिए ध्यान से, द्रव्यमान को ना तो नष्ट किया जा सकता है ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, केवल एक स्वरूप से हम लोग क्या करते हैं, दूसरे स्वरूप में परिवर्तित। हम लोग क्या कर रहे हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा कि एक स्वरूप से जब हम दूसरे स्वरूप में परिवर्तित करते हैं तो इसी को अपन लोग क्या कह देते हैं भाई, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। देखिए, ना तो नष्ट ना तो उत्पन्न, केवल एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप में परिवर्तित कर सकते हैं, इसी यही क्या कहलाएगा अपना द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो आप इसको भी लिख सकते हैं और इसको भी लिख सकते हैं। सपोज आपने थोड़ी सी मिट्टी ली तो उसको नष्ट कर पाएंगे भाई, चाहे जैसे प्रयास कर लो नहीं होने वाली नष्ट। उत्पन्न कर मिट्टी का पैदा करेंगे हम, नहीं हो पाएगा ना। और इसको केवल देखो, मिट्टी के घड़े बना सकते हैं, गुम्मे बना सकते हैं, ब्रिक्स जिसको अपन लोग बोल सकते हैं, और विभिन्न प्रकार की खेलने योग्य सामग्रियां बना सकते हैं, लेकिन इसको नष्ट मष्ट करने की बात भूल जाना भाई, नष्ट नहीं कर सकते, केवल चेंज कर पाएंगे। इसी कारण इसको अपन लोग क्या कहते हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अब बात कर लें किसने दिया था, तो 1744 में एक वैज्ञानिक थे भैया फ्रांसीसी, जिनका नाम था लावोसिए। बताइए कोई दिक्कत। फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने 1744 में लावोसिए नामक वैज्ञानिक, इन्होंने एक नियम का प्रतिपादन किया जिसे क्या कहते हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम अपने दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं, और ये जो अपना पॉइंट आ जाता है जिसको अपन लोग कहेंगे स्थिर अनुपात का नियम। ये जो था 1799 में वैज्ञानिक प्राउस्ट के माध्यम से दिया गया। अब समझने का प्रयास कीजिएगा, बहुत अच्छे से आएगा। कहने का मतलब है, पहले इस नियम को छोड़िए, पहले अपन लोग अपनी बातें करते हैं। भाई हम गए मान चलो कन्याकुमारी, वहाँ से भैया जल भर लाए, ठीक है। फिर हम गए हिमालय के पर्वत पे बर्फ भरी और उसको जल में कन्वर्ट कर लिया, वहाँ से जल ले आए। फिर हिंद महासागर से ले आए जल, बंगाल की खाड़ी से जल ले आए, अपने घर के कुएं से जल ले आए, अपने घर के बाहर एक नाला था भाई उससे जल ले आए। गंदा रहेगा लेकिन उसको फिल्टर कर लिया, वो जल ले आए। कहने का मतलब विभिन्न विभिन्न जगह गए हम और वहाँ से जल लेके आए। अब जल जो होता है, देखिएगा, जो जल की अगर हम बात करें तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, H2O। मूल अनुपात सूत्र या अणु सूत्र यही होता है कि नहीं होता है उसका, H2O। तो अब मेरा कहने का मतलब ये है, एक हम नदी से जल लाए थे, एक तालाब से लाए थे, एक जगह भाई झरने से लाए, महासागर से लाए, कुएं से लाए, नाले से लाए, भाई विभिन्न विभिन्न जगह से हम एक ही चीज को ला रहे हैं। कहने का मतलब है कोई भी अपने पास स्रोत है ये कि नहीं है, किसी स्रोत से किसी एक वस्तु, विभिन्न विभिन्न स्रोतों से अगर किसी एक वस्तु को प्राप्त कर रहे हैं, सेम वस्तु को प्राप्त करना, ध्यान समझना कि विभिन्न विभिन्न स्रोतों से अगर किसी एक वस्तु को प्राप्त किया जाए तो भैया उसमें उपस्थित ये यौगिक है कि नहीं है, उसमें उपस्थित जो तत्व रहेंगे, क्या रहेंगे, तत्वों का भारानुपात कैसा रहता है, सदैव बराबर रहता है। सदैव कैसा रहेगा, बराबर। इसी को अपन लोग क्या कहते हैं, स्थिर अनुपात का नियम। बताइए कोई दिक्कत। ध्यान से समझिएगा कि विभिन्न विभिन्न स्रोतों से अगर किसी यौगिक को प्राप्त किया जाए, चाहे जिसने स्रोत चाहे 1000, 2000, 5000, लेकिन उसमें उपस्थित यौगिकों के तत्वों का भारानुपात सदैव बराबर रहेगा। बस ये ध्यान रखना है, यौगिक भाई सेम हो। अब ये नहीं कि भाई यहाँ जल रहा है वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड भर ले आए तुम अपने कारखाने से, बढ़िया, अब का दोनों का बराबर हो जाए तो नहीं हो सकता ना। चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बात कर लेते, सबका H2O ही है, इनका भी H2O है और इनका भी क्या है, H2। तो जल का कितना होता है, हाइड्रोजन का एक, तो एक का कितना हो जाएगा, 2 भाई 2 है यहाँ पे। ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, तो 1:8 आ गया कि नहीं आ गया भाई। इसका भी 1:8 रहेगा, इसका भी 1:8 रहेगा, इसका भी 1:8 रहेगा। अब आप कहोगे ले तुम तो जल ले लिए इसलिए तुम्हें लग रहा है। एक रिएक्शन के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं जिससे चीज़ें क्या होगी और भी क्लियर होकर आएंगी। सबसे पहले हमने लिया CaCO3, जिससे क्या निकल के आया, CaO प्लस के CO2। और दूसरे माध्यम से अपन लोग कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बना सकते हैं, CO प्लस CO2 इज गिवन बाय CO2। फिर अपन लोगों ने एक NaHCO3 को ले लिया यौगिक को, जिससे NaOH प्लस के CO2 प्लस के H2O। देखिए तीनों जगह से हमने किसको प्राप्त किया, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड।
प्राप्त करने का तरीके भी अलग हैं हमारे। हमने क्या कहा, किसी यौगिक को चाहे कितने भी स्रोतों से प्राप्त किया जाए, लेकिन उसमें उपस्थित तत्वों का भार अनुपात, कार्बन का कितना होता है 12 और इसका ऑक्सीजन का 16, 32 48। बताइए कोई दिक्कत तो ना है यहाँ तक भाई। 4 × 3 = 12 और 4 × 4 = 4 × 2 = 8। हो गया कि नहीं हो गया? 3 × 3 = 3 3 × 4 = 12 12 × 12 32 48। वाह, तो 1:4। सॉरी, यहाँ पे भाई 32 लिखना, 3 कहाँ है? तो 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12 और 4 × 8 = 32। 3:8 रेशियो आ रहा है। तो भाई इसका भी 3:8 आएगा, इसका भी 3:8 आएगा और इसका भी 3:8 ही आएगा। तो अपना जो नियम है एक नहीं, मैं 2 बार सिद्ध कर चुका हूं। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम अगले नियम की तरफ। तो आई होप आपने नोट कर लिया होगा, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसके बाद हम अपने तीसरे नियम की तरफ बढ़ते हैं, जो आता है गुणित अनुपात का नियम। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, चीजें क्लियर हो जाएंगी। गुणित अनुपात का नियम। तो जो गुणित अनुपात के अगर नियम की हम लोग बात की जाए, तो सबसे पहले ये देख लेते भाई दिया किसने है। तो 1804 में डाल्टन के माध्यम से, कितने में? 1804 में ना भैया, डाल्टन वैज्ञानिक थे, उनके माध्यम से इसको दिया गया। और इन्होंने क्या कहा, ध्यान सुनिएगा। जब 2 तत्व आपस में संयोग करते हैं तो यौगिक का निर्माण करते हैं, भाई सभी को पता था। लेकिन उन्होंने कहा कि जो पहला तत्व है या एक तत्व का भिन्न भिन्न भार, जरूरी नहीं है पहला, दूसरा भी हो सकता है, भिन्न भिन्न भार दूसरे तत्व के निश्चित भार से क्रिया करता है। किस भार से क्रिया करता है? निश्चित भार से क्रिया करता है। और भाई कौन सा अनुपात प्रदर्शित करेगा? सरल अनुपात। समझने की कोशिश कीजिएगा, अभी एग्जाम्पल दूंगा तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैंने क्या कहा कि एक तत्व, जब 2 तत्व आपस में संयोग करते हैं तो यौगिक का निर्माण करते हैं। तो एक तत्व का भिन्न भिन्न भार दूसरे तत्व के निश्चित भार से क्रिया करके सरलतम अनुपात प्रदर्शित करता है। तो देखते हैं कैसा है। फॉर एग्जाम्पल हमने यहां पे लिख लिया N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। फिर दूसरा लिख लिया भाई हमने NO। ध्यान समझने की कोशिश की, नाइट्रस ऑक्साइड लिख लिया, फिर हमने यहां पे लिख लिया NO, नाइट्रिक ऑक्साइड। फिर हमने लिख लिया N2O3, नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड। फिर यहां पे लिख लिया हमने NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। फिर हमने लिख लिया N2O5, जिसको नाइट्रोजन ट्राई है तो पेंटा ऑक्साइड हो जाएगा। लेकिन ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, N2O, NO, N2O3, NO2 ये। तो भाई जब इनका निकाला जाए तो हमें पता है नाइट्रोजन का 14 दूनी 28 और यहाँ हमें पता है ऑक्सीजन कितना होता है 16। यहाँ पे कितना हो जाएगा 14:16। यहाँ पे देखिए 14 दूनी 28 और 16 32 16 थी 48। यहाँ पे 14 और 16 दूनी 32 और यहाँ पे 14 16 पंचे 80। तो ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ अगर काटा जाए तो क्या हो जाएगा अपना कि तो कितना हो जाएगा, 4 से अगर काटें अपन लोग, 4 7 28, 4 चौके 16, यहाँ पे 2 7 14, 2 8 16 और 4 7 28, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 7 14, 2 8 18 दूनी 32, 36 होता भाई 16। यहाँ पे 2 7 14 नहीं, हाँ 2 7 और 2 40 कर लीजिए। तो आप लोग देख रहे होंगे, पहले देखिए एक तत्व का भिन्न भिन्न भार मतलब ऑक्सीजन का O और O, दूसरे तत्व के निश्चित भार अनुपात से क्रिया करता है। और कौन सा अनुपात प्रदर्शित कर रहा है? सरलतम। समझ में आ गया होगा भाई, इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता है। मैंने क्या कहा कि एक तत्व का भिन्न भिन्न भार दूसरे तत्व के निश्चित भार से क्रिया करके सरलतम अनुपात, देखो सरलतम अनुपात 7 4 7 8 7 12 7 16 7 40। तो क्लियर हो चुका होगा, जल्दी से समझिएगा। कोई दिक्कत है तो बताइएगा, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। आई होप आपका क्लियर हो ही चुका होगा। अब अगर हम चौथे पे बात करें तो भाई आ जाता है गैलुसैक का नियम।
तो गैलुसैक ने नियम में क्या कहने की कोशिश की कि भाई ताप और दाब क्या कर लीजिए आप कांस्टेंट। अगर ताप और दाब आप कांस्टेंट कर लेते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक और बनने वाला उत्पाद कैसे अनुपात में रहेंगे, सरल अनुपात। तो इनको भी भैया इनकी बात को गलत ना करना, भाई बात उन्होंने कह दी तो सिद्ध तो करना ही है अपन को। तो जैसे हमने हाइड्रोजन ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया और काय का निर्माण करवा दिया H2O का, तो यहाँ पे 2 लेके यहाँ पे 2 कर देते तो क्या हो जाएगा, देखिए 2, ठीक है, मोल मान लीजिए 2 मोल या 2 रेशियो मानिए, कितने हैं अणु, 2 हैं, इसके 1 हैं और इसके कितने हैं 2, तो कितना हो गया 2:1:2। या फिर ऐसा कह सकते हैं कार्बन प्लस ऑक्सीजन इज गिवन बाय कार्बन डाइऑक्साइड, तो 1:1:1। बताइए कोई दिक्कत, तो सरल अनुपात में ही तो है भाई, क्लियर है कि ना, बहुत सरल नियम है, कोई दिक्कत नहीं। अब लास्ट आ जाता है अपना गैलुसैक के नियम के बाद आवोगाद्रो का नियम, और ये नियम समझ गए तो भैया बल्ले बल्ले आपकी। करना वही है कि टेम्परेचर और प्रेशर को क्या करना है भाई, कांस्टेंट। तो जब टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट कर देंगे तो गैसों का आयतन, किसका आयतन, गैसों का आयतन मतलब भी उनके अणुओं की संख्या के समानुपाती होता है या बराबर। गैसों का आयतन उनके अणुओं की संख्या के बराबर लिख लीजिए। गैसों का देखिए टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट रहेगा तो उनके जो बोल सकते हैं आयतन काहे के बराबर आएगा, उनके अणुओं की संख्या। कहने का मतलब ये है चाहे एक परमाणु ले लो, चाहे एक अणु ले लो, चाहे एक आयन ले लो, उसमें उपस्थित अगर आप कणों की संख्या देखें तो वो किसके बराबर होती है, Na। क्या है, आवागाद्रो नंबर, क्या है, आवागाद्रो नंबर, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 6.023 × 10⁻23। बताइए कोई दिक्कत, क्लियर है कि नहीं है। आई होप आपको कोई डाउट भी नहीं होगा और आपके रासायनिक संयोग के सारे नियम कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक बने रहिए चैनल पर। ऑल द वेरी बेस्ट।